हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। और हम कर रहे हैं सीओ क्यूपिस 06 का पेपर 2024 का, जिसमें पार्ट 1 में हमने 1 to 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं। अब पार्ट 2 में हम 25 to 50 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सवाल क्या हमें दे रखा है कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग साइज। ये हमारे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं जिनके आयन फॉर्म है, आयनिक फॉर्म है, और जिसके की इंक्रीजिंग साइज के बारे में हमें बताना है। और साइज ऑफ आयंस इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। ठीक है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कितना न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास है, इन दोनों चीजों से हमें पता चलता है कि शेल का साइज कितना रहेगा। जैसे कि हमारा मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम के साथ साथ एल्यूमिनियम है, ये दोनों न्यूट्रल है। ठीक है, सेम पीरियड के हैं, पीरियड नंबर 3 के हैं, ये पीरियड 03 के हैं। और सेम इनका जो एटॉमिक साइज होगा वो इंक्रीज की जगह डिक्रीज होगा। जैसे ही लेफ्ट टू राइट हम पीरियड में बढ़ते हैं तो जो साइज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होते चला जाता है। और ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज होते जाता है, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो देखो, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये तो पता चल गया, और साथ में ये इनके आयंस है, ये भी क्लियर हो गया। ये दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ आयंस जो है इन दोनों में ही सेम है। ठीक है, दोनों में 10-10, हमारे ये 13 है, 13 में से 3 हटा दिया हमने, 10 इसके पास भी, ये 12 है, 12 में से 2 हटा दिया हमने, 10, ये दोनों के पास 10-10 है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक इधर स्पीशीज हो गए और ये हमारे न्यूट्रल एटम हो गए, ये दोनों चीजें हो गई। ठीक है, तो इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो मैग्नीशियम का साइज जो होगा वो बड़ा, सॉरी, मैग्नीशियम का साइज जो होगा वो एल्यूमिनियम से बड़ा होगा। और इन दोनों में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में देखें तो फिर से मैग्नीशियम 2+ का साइज जो होगा वो एल्यूमिनियम 3+ से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि कटायंस जो होते हैं जनरली जो होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं। तो मैग्नीशियम जो है सबसे बड़ा होगा, उसके बाद एल्यूमिनियम होगा, सॉरी, मैग्नीशियम 2+ होगा, फिर एल्यूमिनियम होगा और एल्यूमिनियम 3+ होगा। तो अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज कि सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा होगा हमारा मैग्नीशियम। ठीक है, और मैग्नीशियम के पहले कौन सा रहेगा, एल्यूमिनियम, पेरेंट एटम है ना, फिर होगा हमारा एल्यूमिनियम 3+, सॉरी, मैग्नीशियम 3+, 2+, सॉरी, और फिर हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम 3+। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का हिसाब किताब यहाँ पे सेट हो रहा है। थोड़ी सी स्पेस इधर उधर कर दिया मैंने। अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो सबसे पहले हमारा डी आएगा, फिर आएगा सी, फिर बी, फिर ए। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, वैस्पर थ्योरी का हमें बताना है कि फुल फॉर्म क्या है। वैस्पर इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, रिपल्शन होता है। तो ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही होगा। और ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 3 जो है आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर, जिसमें बॉन्डिंग के बारे में, अलग अलग थ्योरीज के बारे में हमें पढ़ना है, वहां पे डायरेक्टली ये सवाल दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाइसाइक्राइड मॉलिक्यूल हमें बताना है कि इनमें से डाइसाइक्राइड कौन सा मॉलिक्यूल है। डाइसाइक्राइड कहने का क्या मतलब हुआ, डाइसाइक्राइड कहने का मतलब हुआ जिसमें कि अगर उसको हम तोड़ें, ब्रेक डाउन करें, तो 2 मॉलिक्यूल हमें वहां पे मिलेगा, राइबोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ये सब जो है वो मोनोसाइक्राइड हैं। और यस, मोनोसाइक्राइड है जिसमें कि ग्लूकोज सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मोनोसाइक्राइड्स के एग्जाम्पल है। बट वहीं पे लैक्टोज जो है वो डाइसाइक्राइड है जिसमें कि ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड द्वारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़ा हुआ रहता है। लैक्टोज जो है इसमें ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, गैलेक्टोज जुड़ा हुआ रहता है। और इन दोनों के बीच बॉन्ड कौन सा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट है वो उसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जुड़ा रहता है, जैसे प्रोटीन्स में हमारे पेप्टाइड बॉन्ड होता है। उसी प्रकार जो हमारा ग्लूकोज है, सॉरी, डाइसाइक्राइड्स हैं, उनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा है जो एक्टेनॉइड नहीं है। अब देखो, एक्टेनॉइड के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि एक्टेनॉइड जो नीचे हमारा ग्रुप दिखता है हमें, उसके बारे में बात हो रही है कि
नीचे की तरफ जो पीरियोडिक टेबल में हमारा एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, इधर पी ब्लॉक है, यहाँ पे हमारे एफ ब्लॉक है ना। तो एक तरफ है लैंथेनॉइड, तीसरा लास्ट वाला है एक्टेनॉइड। तो इनमें से कौन सा है जो एक्टेनॉइड ग्रुप में आता है? ठीक है, अब देखो क्या क्या दे रखा है। मैग्नीशियम है, थोरियम है, और यूरेनियम है, और बेरियम है। तो ये बात तो क्लियर है ना कि ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, ए और डी तो बिल्कुल सही है। तो ए और डी ओनली, एक ये ऑप्शन हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद यूरेनियम और थोरियम भी है, तो इन दोनों में से भी कोई देखना पड़ेगा हमें कि कौन सा है कौन सा नहीं है। जो हमारा थोरियम है वो इन सब ग्रुप में नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सही होगा हमारा वो ए के साथ बी और डी, ये तीनों सही उत्तर होगा। ए बी डी यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग का है, जिसमें हेलोजन, तो हेलोजन ब्रोमीन है, बी आर दिया हुआ है, सीधे सीधे नोबल गैस नियन है, हो गया। तो अब देखते हैं इन दोनों को ही सिर्फ पता करने से क्या हमें ऑप्शन मिल रहा है। हेलोजन यानी ए का फोर तीन ऑप्शन में है, सही है। फिर बी का वन दो ऑप्शन में है, तो 2 और 3 में से ही सही उत्तर हमें मिलेगा। लैंथेनॉइड और चैल्कोजेन है। चैल्कोजेन चैल्कोजेन जो होता है वो हमारा होता है हमेशा ही ये जो हमारा सल्फर है। सल्फर इज अ पार्ट ऑफ चैल्कोजेनिक ग्रुप, राइट। तो थर्ड सी का हो गया हमारा थर्ड, और डी का हो गया टू। डी का टू सिर्फ एक ही है, ये जो सीई है, सीई इज अ पार्ट ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज। सो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है ये, दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर नहीं बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम that does not depend upon doesn't depend upon the system size, सिस्टम साइज इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, और अमाउंट बेसिकली अमाउंट यानी क्वांटिटी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। तो वॉल्यूम क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, मास ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, इंथैल्पी भी डिपेंड करता है। ये तीनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन रहा? मोलर वॉल्यूम, ऑप्शन 4 की मोलर वॉल्यूम जो है ये है रेशियो, सॉरी, ratio of volume to another property resulting in that sample। मतलब मोलर है ना, कितने मोल वॉल्यूम है, क्या है, नहीं है। तो दिस इज समथिंग इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक रेशियो है, राइट। ये हमारा सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओ इन OF2? तो x मान लेते हैं, और यहाँ पे जो ये है हमारा क्या है, और फ्लोरीन 2 है, और ये -1 होता है, और इसको 0 OF है। तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये साथ में ये है प्लस -2 हो गया इज इक्वल्स टू 0, x-2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +2। तो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है। अब तुम्हें लगेगा कि नहीं ये तो -2 होगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम कंपेयर करते हैं। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन +2 की अवस्था में मौजूद है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एनसीईआरटी में ये लाइन एग्जैक्टली लिखी हुई है, जहाँ पे पीरियोडिक ट्रेंड्स लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट वहां पे यही एग्जाम्पल दे करके समझाया भी हुआ है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम ये सब क्या है? तो ये सब आइसोटोप्स हैं। किसके हैं? तो हाइड्रोजन के ये आइसोटोप्स हैं, 3 फॉर्म में हाइड्रोजन पाया जाता है, उसी को हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगेन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट अगेन ये जो अच्छा क्वेश्चन है इसमें तुम्हें ये लगेगा कि हमें इतने सारे प्रोसेसेस भी याद रखने पड़ेंगे। कुछ प्रोसेसेस बिल्कुल आपको याद रखने होंगे जो एनसीईआरटीज में दिए हुए हैं, जैसे केजी डाहल मेथड दिया हुआ है, और ये जो डाहल मेथड है केजी डाहल भी बोलते हैं और जेल डाहल भी बोलते हैं, तो बेसिकली इसको जेल डाहल बोलते हैं। ये जो जेल डाहल मेथड है इससे हम नाइट्रोजन का अमाउंट
निकालते हैं। तो जिल्डाल हमेशा ही नाइट्रोजन के लिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों नाइट्रोजन के एनालिसिस में काम आता है। वहीं जो सॉल्वेय प्रोसेस है, इससे हम सोडियम कार्बोनेट का पता करते हैं। अच्छा, एक चीज और देखना कि ऐसे क्वेश्चंस में ना एक भी अगर आपको आता है, एक से दो भी आता है तो बाकी सारे हो जाते हैं। तो बी का टू कितने ऑप्शन में दे रखा है? तीन में दे रखा है। ओह, तब तो हम नहीं बता पाएंगे, अब हमें देखना पड़ेगा। ए का थ्री, ए का थ्री भी तीन ऑप्शन में दे रखा है। तो बी का टू, ए का थ्री, थ्री और फोर में से ही कोई आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं। फिर है कास्टनर कैलेनर प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये, जिससे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस किया जाता है। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन क्लास 10th में दे रखा है, लेकिन वहां पे ये नाम नहीं दे रखा है। ये नाम बाद की क्लासेस में आता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन इलेक्ट्रोलिसिस करके निकाला जाता है। इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल रहे हैं। तो सी का फोर एक ही ऑप्शन है, दैट इज थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कॉस्टिक सोडा से दे रखा है। ये कॉस्टिक सोडा इनमें से किसको बोलते हैं? तो ये सोडियम कार्बोनेट हो गया NaCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये चारों कंपाउंड क्लास 10th NCERT में दे रखा है, जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट दे रखे हैं वहां पे। और सॉरी, कॉस्टिक सोडा है, कॉस्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन टू हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अरेंज द फॉलोइंग एज पर इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसका कैसे ज्यादा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में? तो सबसे कम तो कार्बन का होगा, कार्बन का 6 होता है। तो देखो, तीन ऑप्शन में ए से शुरू किया है, तो चौथा हमारा ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब बारी आती है टिन की। टिन इज Pb, टिन इज Sn और लेड इज Pb, सिलिकॉन इज Si। तो अब इनके हमें याद रखने हैं कि कौन सा इनका एटॉमिक नंबर कैसे है। तो 6 तो इसका है, कार्बन का हमारा 6 हो गया है। टिन हो गया Sn और सिलिकॉन का होता है हमारा 14, कार्बन 6, सिलिकॉन 14। फिर है टिन, जिसको Sn लिखते हैं हम। Sn हो गया हमारा 50 और Pb हो गया 82। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो पहले हो गया A, D, B, C। कहीं पे है क्या? A, D, B, C। ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ये सवाल है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि केमिस्ट्री का इस्तेमाल हर दिन हम कहाँ कर रहे हैं? क्लास 12th की एनसीईआरटी में ये दे रखा है, वहीं से है। रेंटिडिन क्या है? नॉर एथिड्रोन, एस्पिरिन और ऑक्सो ऑफ सॉरी ऑफ्लॉक्सिन। ये सारे ही एंटासिड, एंटी फर्टिलिटी ये वाले ड्रग हैं, और इन्हीं ड्रग्स का आपको मैच द फॉलोइंग में देना है। अब देखो, रेंटिडिन है। रेंटिडिन हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं, एंड दिस इज अ एंटासिड। तो ए का थर्ड देख लो, हमें मिल गया 1 to 4 में। तो रेंटिडिन एक एंटासिड है। नॉर एथिड्रोन, एथिड्रोन जो है ये है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। बी का फोर, ये दो ऑप्शन यानी 1 और 4 में से ही कोई एक सही होगा हमारा। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक है, जिससे कि दर्द खत्म होता है। तो सी का टू, ये देखो मिल गया हमें ऑप्शन वन हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। पेन रिलीव करता है, एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। तो ये हमारा सही उत्तर हो गया 1। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. This is HTTP। ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस से दे रखा है। डेटाबेस से बच्चों हर साल कुछ ना कुछ सवाल आता ही आता है, तो इसको थोड़ा डेटाबेस को ध्यान से आप पढ़ के जाइएगा। आर डेटाबेस क्या होता है या DBMS टोटल क्या होता है, तो ये सारी चीजें दे रखा होता है। अब इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो डेटाबेस इज, जो स्टेटमेंट 1 है हमारा, डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा।
बिल्कुल सही बात है, लॉजिकली रिलेटेड डेटा होता है। ऑप्शन बी है, डीबीएमएस इज स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ डेटा। अगर हम लॉजिकली डेटा को अरेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पेशलाइज्ड डेटा है, जिससे कि हम डेटाबेस एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम डेटा को मेंटेन कर रहे हैं। बी भी सही हो गया। ऑप्शन सी क्या है, आर डेटा बी, आर डीबीएमएस स्टोर करता है डेटा को सेंट्रली इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ टेबल्स नोन एज रिलेशन। इसका नाम ही है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आरडीबीएमएस ये भी स्टेटमेंट सही हो गया रिलेशंस में। तो ए बी सी तीनों सही हो गया। एसक्यूएल इज द structured query language. SQL is structured query language is a database that stores data in the tabular form. नहीं, लैंग्वेज है ये, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मैनिपुलेट करता है आर डेटाबेस को, और डेटाबेस सिस्टम को उस जो चेंजेस करने होते हैं वो एसक्यूएल करता है। लैंग्वेज है ये, टेबुलर फॉर्म में डेटा सेव नहीं करता है। तो ऑप्शन डी हमारा गलत है। देखो डी डी ये और तीनों, ये तीनों ही निकल गया। डी स्टेटमेंट गलत है, तो ए बी सी हमारा सही है। ऑप्शन टू बिल्कुल सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इनमें से कौन एग्जाम्पल है? ऑप्शन दे रखा है एंड्रॉइड, यूनिक्स, डिस्क डिफ्रैगमेंटर एंड एमएस ऑफिस। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐप कौन सा है? तो यूनिक्स और एंड्रॉइड ये दोनों क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। और डिस्क फ्रैगमेंटर ये एक यूटिलिटी प्रोग्रामर है, यूटिलिटी प्रोग्रामर है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन फोर एक एप्लीकेशन है दैट इज अ माइक्रोसॉफ्ट का एक एक्सटेंशन जिसका इस्तेमाल हम डेटा को क्रिएट करने के लिए करते हैं। डॉक बनाते हैं ना, अलग अलग तरीके का नोट्स वगैरह जो आप पढ़ते हो वो सारे डॉक फॉर्मेट में पढ़ते हो, वो यही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन एमएस ऑफिस पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज का ओरिएंटेशन है, या तो ऐसे होगा या तो फिर ऐसे होगा। दिस इज पेज का ओरिएंटेशन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। अब देखो कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे ही रहेंगे जहां पे कुछ डेवलपर के बारे में बात होगी तो वो करेंगे। तो इस तरीके के लैंग्वेजेस को, इस तरीके के क्वेश्चंस को, थोड़ी बहुत चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिना देखे ही सारी चीजें पता चल जाएंगी, तो ये आपको कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। ठीक, चलो पहले आते हैं क्वेश्चन पे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये वाला किसने डेवलप किया था? ये किया था डेनिस रिची ने, रिची सॉरी रिक्टर मुझे ध्यान में आ रहा था। 1972 में डेनिस रिची ने ये कंप्लीट किया था, और 73 में कुछ चेंजेस, मतलब 72 से 73 के बीच में ये लैंग्वेज डिजाइन और डेवलप हो गया था। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश वर्ड्स आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज set aside that has set aside for its own use and have a special meaning। इनमें से किसकी स्पेशल मीनिंग होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्ड सेट है यूज किया जाता है, एंड दैट इज अ रिजर्व्ड वर्ड, जो कि प्रॉपर कीवर्ड्स, इन्हीं को हम कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स को भी हम कीवर्ड्स कहते हैं। और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ सिंटेक्स और सिमेंटिक्स होते हैं, और उसी में ये कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है बड़ा ही बेहतरीन, दैट इज लिस्ट द फॉलोइंग। इनमें से कौन कौन सा टर्म किस चीज के लिए यूज किया जाता है? एफटीपी, हब, क्वार्टरी। और क्वार्टरी क्या है? ये तो कीबोर्ड लेआउट है, ये तो हमें सी का फोर्थ पता ही चल गया, तो ये देखो हमें मिल गया सी का फोर है, ये सही होगा। 1 2 3 में से कोई सही उत्तर होगा। और ट्रोजन, ट्रोजन क्या है? तो ट्रोजन एक मालवेयर है, डी का वन, डी का वन, ये दोनों यानी 1 2 में से सही उत्तर हमें मिल जाएगा। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है, बी का थर्ड, तो ए का वन। नेटवर्क प्रोटोकॉल हो गया हमारा जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी का नाम ही है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर ये भी याद है तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो कि नेटवर्क प्रोटोकॉल यहाँ दे रखा है। सो ऑप्शन वन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें दे रखा है अगेन कंप्यूटर साइंस से ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हैकर? इनमें से कौन सा हैकर टाइप नहीं है? ब्लैक हैट हैकर, ऑरेंज हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर और व्हाइट हैट हैकर। जो ऑरेंज हैट हैकर्स होते हैं ये
जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के, ये हैकर्स नहीं होते हैं। बाकी सारे रिकॉग्नाइज्ड टर्म है जो हैकर्स को क्लासिफाई किया जाता है उसके लिए। मिलिशियस होते हैं ब्लैक हैट वाले, और वल्नरेबिलिटीज को खोज करके उसमें विदाउट ऑथराइजेशन पेनिट्रेट कर लेते हैं ग्रे हैकर्स। और वाइट हैट हैकर्स जो होते हैं ये इथिकल सिक्योरिटी पर्पसेस से यूज किया जाता है प्रोफेशनल्स द्वारा, ताकि कोई सिक्योरिटी सिस्टम में ब्रीच ना हो। वहीं ऑरेंज हैट हैकर जो है एक स्टैंडर्ड और वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन नहीं है साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी और सिस्टम का। तो ये हमारा एक सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मालवेयर नहीं है? और ऑप्शन हमें दे रखा है क्या? वायरस, स्पाईवेयर और वॉर्म एंड कुकीज। मालवेयर, मालवेयर क्या होता है? सॉरी, जो वायरसेस है, स्पाईवेयर है और वॉर्म्स है, ये तीनों ही मालवेयर की कैटेगरीज में आते हैं, जिससे जो हार्म या गेन करते हैं ऑथराइजेशन पूरे कंप्यूटर का, और उस पूरे कंप्यूटर सिस्टम को डिसरप्ट कर देते हैं। बट वहीं कुकीज जो होते हैं स्मॉल टेक्स्ट फाइल होते हैं, जो यूजर के कंप्यूटर में वेबसाइट जो याद रख लेता है, उन सारी चीजों को स्टोर कर देता है। तो कुकीज और कैश को क्लियर करने के लिए आते रहता है ना ऑप्शन, वो यही होता है कि उन सारी चीजों को हटा दो। तो ये मालवेयर नहीं है। ये 4 ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू, देखो ये अब सॉल्व करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो रहते हैं, अगर आपको आता है बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सॉल्व करने, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर तो वो क्या ही बोला जाए। अरेंज द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इनको कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल को, कन्वर्ट दीज नंबर्स इनटू डेसिमल। जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें अलग अलग चीजें पता चलेंगी, और जिससे कि वैल्यूज निकल के आएंगे। और जब वो वैल्यूज निकल के आएंगे, जैसे कि ये है, अब इसको अगर हम लिखने जाएं तो 0111 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर नहीं, इसी तरीके से हम करेंगे टू इसके साथ। तो 0 × 2 to the power 3 प्लस 1 × 2 to the power 2। ये 1 10 100 1000 वाला वही वैसे ही वाला हिसाब है, वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। 1 × 2 to the power 1 प्लस 1 × 2 to the power 0। तो 0 है तो ये 1 हो जाएगा। और जब इसकी वैल्यू वैल्यूएट करेंगे तो ये हमें मिलेगा लगभग कितना, प्लस माइनस करके देखो, ये हमें मिलेगा 7/10, 7/10 मिलेगा। तो ये 7 है। उसी तरीके से इसकी वैल्यू वैल्यूएट करना है, इसकी और इसकी सबकी वैल्यूज जब इवैल्यूएट करेंगे तो आएगा हमारा 2 7 10 14। इस तरीके से सीक्वेंस में ये नंबर बनेगा। तो अगर ऑप्शन लगाने जाएं तो D A C और B। 14 ज्यादा है ना, ये देखो। इसके इसके वंस पे जहाँ पे 10 to the power 1, 10 to the power, सॉरी 2 to the power 1, या 0 to the power 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। और बाकी सब में इसकी वैल्यूज दे रखे हैं तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से ये जैसे सिंपल मैथमेटिक्स होता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन तुम्हें लग सकता है, अगर बाइनरी सिस्टम गूगल करके चेक कर सकते हो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक सवाल 4 नंबर बिल्कुल तुम्हारा हो जाएगा। कोई बहुत मुश्किल सिस्टम नहीं होता है ये। ऑप्शन वाइज बात करें तो ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन। अब देखो बैंडविड्थ तो है ना, ये कंप्यूटर में भी यूज किया जाता है, फिजिक्स में भी यूज किया जाता है। तो बैंडविड्थ को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट है उसका इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज kbps। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? Which of the following key is used to establish relationship between tables in relational database? अब देखो की का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगेन कुछ रिजर्व्ड कीज होंगे, कुछ ऐसा स्पेशल की रहेगा जिसका इस्तेमाल हम करते होंगे कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर टाइप का की का इस्तेमाल करते हैं हम। और यहाँ पे जो की इस्तेमाल होता है उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। कॉलम, फॉरेन की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स जहाँ पे टेबल को ट्रांसफर किया जाता है और दूसरे टेबल को लिंक क्रिएट करना, ये सारी चीजें हम कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। अब देखो जब भी हम पढ़ते हैं ना तो लाइट का दो नेचर हम पढ़ते हैं। एक हम नेचर पढ़ते हैं लाइट का वेव नेचर और दूसरा पढ़ते हैं पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो जब पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने की बारी आती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, जिसमें कि फोटोन
यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को हम पैकेट्स ऑफ एनर्जी में, जिसको फोटॉन कहते हैं, उसमें मान के चलते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ट्रांसफर, ये सारी चीजें हम निकालते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। हो गई बात? ठीक है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, बहुत सारी पढ़ाई करते रहें। और अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। Go there, text me, I'll be very happy to help. Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you.